प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर यह वीडियो बना रहा हूं और यह वीडियो किसी भी युद्ध के उस्कावे के लिए नहीं है और न ही किसी प्रकार का पैनिक क्रिएशन करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। जो भी न्यूज आज दूरदर्शन के माध्यम से और किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जिस प्रकार के न्यूज फैलाए जा रहे हैं, उस पूरी न्यूज को हम इस पीआईबी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से रिलेटिएट करने के लिए आतंकवादी के जो 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया था 7 मई के दिन को, वह सारी चीजों की हम जो है बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करेंगे कि उसमें किस प्रकार के तकनीक का प्रयोग किया गया है, कैसे मिसाइल के प्रयोग किया गया है और उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ हम इसका विश्लेषण करेंगे। यह सारी की सारी वीडियो आपको तथ्यात्मक पहलू और भारत सरकार के जो है पीआईबी और पीटीआई के सूचना पर आधारित है या रक्षा मंत्रालय के सूचना के आधार पर होगी। यह सारे के सारे वीडियो की प्रामाणिकता भारत सरकार के दी गई वेबसाइट या रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट या फिर इसरो या डीआरडीओ के वेबसाइट के आधार पर है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे भारत में ऑपरेशन सिंदूर में किए गए प्रयोग के हथियार और उसकी तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यह साइंस डे के क्लास में ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो थोड़ा सी पृष्ठभूमि की हम चर्चा कर लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाना ही भारतीय सेना को क्यों पड़ा, इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं। ज्ञातव्य है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के वायसरन घाटी में जो निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, जो पर्यटक के रूप में गए थे, जिसमें 26 लोग शामिल थे, जो और इस ऑपरेशन का सिंदूर इसी नाम रखा गया कि एक नेवी ऑफिसर की नव दंपति ने अपने सुहाग को खो दिया। शायद उनकी इस सांस्कृतिक रूप से जो मान्यता है सिंदूर, उनकी सिंदूर की मांग होना पड़ा असमय, इसलिए इस प्रोजेक्ट को जो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, इसलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया है, जो बेहद संवेदनशील और भारतीय संस्कृति के आधार पर और महिला सशक्तिकरण के आधार पर इस नाम को रखा गया है, नामकरण किया गया है। इस पूरे जो है जो भारतीय सेना के द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त करने के लिए। मैंने किसी सिविलियन या किसी प्रकार के, यहां तक कि किसी सेना के ऊपर मैंने किसी प्रकार का हमला नहीं किया गया है, यानी कि 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 22 मिसाइल का प्रयोग किया गया है। 22 मिसाइल दागे गए हैं। यह प्रकार के रूप में जाने का प्रयास करेंगे कि किस किस प्रकार के मिसाइल का प्रयोग किया गया है, इसकी तकनीकी पक्ष को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये जो छोड़े गए हैं मिसाइल, उसमें जो प्रमुख मिसाइल छोड़े गए हैं वह राफेल से छोड़े गए हैं। और राफेल की एक विशेषता थी कि जिस समय 2019 में इसी प्रकार का जो मिराज 2000 से जो चूंकि हमने एक जो एस्केलेशन करना पड़ा था आतंकवादियों के विरुद्ध, वह हमें अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर जाके करना पड़ा था, क्योंकि उस समय हमें राफेल जैसे विमान नहीं थे, लेकिन हम अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा में रहकर ही उसका उल्लंघन किए बिना भी हम पूरा नेस्तनाबूद कर दिए आतंकवादी के 9 ठिकानों की। इसकी पूरी वैज्ञानिकता का हम विश्लेषण करेंगे। तो पहला है कि जिस हथियार का प्रयोग किया गया, उसमें पहला है जिस एयरक्राफ्ट के रूप में प्रयोग किया गया, वह है राफेल। राफेल जो 24,500 केजी वजन का है, 9.5 टन के हथियार को ले जाने में सक्षम है। स्पीड है 1912 किलोमीटर, 1912 किलोमीटर की रफ्तार है, 1912 किलोमीटर की रफ्तार है।
किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, यानी कि इसकी स्पीड जो है लगभग 1.8 मैक है। 1.8 मैक का स्पीड है, मैक का स्पीड है आपका, यानी राफेल का, जो फ्रांस के दसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाया गया है। अब है कि मैक का तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि एक एक वैज्ञानिक पक्ष को जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी तकनीकी रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि मैक होता क्या है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मैक का मतलब होता है ध्वनि की स्पीड से किसी कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करता है तो उसे 1 मैक का स्पीड कहते हैं, यानी कि ध्वनि से लगभग दुगुनी गति से यह बिल्कुल राफेल जो है आपका उसका स्पीड होता है। यानी कि आप समझ जाए कि इसका कितना स्पीड है। रडार इसमें जो रडार लगे हुए रहते हैं वह 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ट्रैक कर सकता है कि दुश्मन उसका कहां है। यानी कि यह जो है हर विमान की अपनी जनरेशन होती है, यानी कि यह 4.5 जनरेशन का विमान है। यानी कि ये तो हो गए विमान की खासियत, लेकिन विमान वही होता है जो आप एक बंदूक तो हो लेकिन उसमें अगर गोली नहीं हो तो उस बंदूक का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए इसमें लगने वाला मिसाइल ज्यादातर वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि इसमें प्रयुक्त होने वाले जो मिसाइल है उसकी वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। पहला जो इसमें मिसाइल डलता है यह देखिएगा स्कैल्प स्टॉर्म शैडो, यानी कि इसमें जो पहला मिसाइल आता है स्कैल्प स्टॉर्म शैडो मिसाइल, यानी कि इसको स्कैल्प मिसाइल भी कहा जाता है या स्टॉर्म शैडो मिसाइल कहा जाता है। यह मिसाइल के प्रयोग में मिसाइल के प्रकार में 2 प्रकार के मिसाइल होते हैं, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। इस तकनीकी पक्ष को भी जानेंगे। क्रूज मिसाइल का मतलब यह होता है, क्रूज मिसाइल का मतलब है कि यह जब जहां डेस्टिनेशन पर जाना होता है, जिस डेस्टिनेशन पर जाना जाता है, अगर वह ऑब्जेक्ट या जिस डेस्टिनेशन पर जाता है अगर वह मूवेबल हो या रास्ता अपना बदल दिया है या जगह बदल दिया है तो यह उस जगह के अनुरूप अपने दिशा को भी बदल सकता है और बिना टारगेट को हिट किए हुए यह लौटता नहीं है। यानी कि क्रूज मिसाइल, तो फिर यह दिशा अपने कैसे बदलेंगे, किस कारण से बदलेंगे और कैसे हम पहचान पाएंगे कि यह क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जानने के पीछे यह होता है कि हमेशा देखिएगा क्रूज मिसाइल में हमेशा विंग्स लगे रहेंगे। देखिए छोटा छोटा विंग्स है पीछे, यहां पर देखिएगा विंग्स है, यह विंग्स है, पंख है, जो देख रहे हैं वो आपके स्क्रीनशॉट पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यानी कि क्रूज मिसाइल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें विंग्स लगे हुए रहते हैं। इसी के कारण अपने वह डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, यह होता है क्रूज मिसाइल। दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होता है यह हाईली एक्सप्लोसिव होता है और बड़े क्षेत्रों को यह टारगेट करने के लिए, यानी कि मैक्सिमम अगर आपको दुश्मन के टेरिटरी में अगर क्षति पहुंचाना है तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करता है। एक बैलिस्टिक मिसाइल पूरे एक शहर को खत्म कर सकता है, इतनी क्षमता होती है बैलिस्टिक मिसाइल में। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होता है वह टैक्टिक मिसाइल होता है, जो हमें लगेगा कि कुछ क्षेत्र को 2, 4, 5 घर को उड़ाना है या फिर पूरे बड़े बिल्डिंग को उड़ाना है, तो उसके लिए इस प्रकार के मिसाइल का, क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे टैक्टिक्स मिसाइल भी कहा जाता है। तो आपके पूरे इसके टेक्निकलिटी के बारे में पता चला गया होगा। लेकिन इसको स्कैल्प क्रूज मिसाइल या फ्रांस के द्वारा दिया गया मिसाइल है जो भारत यूज करता है। इसको स्टॉर्म शैडो इसका पूरा नाम है, जो आपको यहां पर दिखाई देगा, और मिसाइल के रूप में यह क्रूज मिसाइल है। वजन 1300 केजी है। इसका वजन जो है वह 1300 केजी का वजन का है। यह 1300 केजी का वजन का है और 250 ग्राम नहीं 250 केजी यह विस्फोटक पदार्थ को ले जाने की क्षमता रखता है। यानी कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर दुश्मन किसी बंकर में छुपा हुआ होगा या पहाड़ों के बीच की कंदराओं में अगर छुपा होगा तो वह उसे भी खोजकर
मार सकता है, यानी कि बंकर में छुपे हुए दुश्मन को भी मार सकता है। वर्ल्ड की अगर बेहतरीन मिसाइलों में से अगर इसे एक कहा जाए तो कोई अतिशुक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। एक्यूरेसी तो इसकी इस प्रकार की है कि खिड़की के साइज के टारगेट को भी यह हिट कर सकता है। अब आपको लगेगा कि ऐसा इसमें कौन से साइंटिफिक फीचर है, क्योंकि एक सामान्य जानकारी तो आपको कहीं भी मिल जाता होगा, पेपर या मैगजीन या कहीं पर भी मिल जाता होगा। मैं बताता हूं कि वह कैसे पहचान पाता है और दुश्मन को कैसे पहचान पाता है। जैसे हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी जो है वह हीट को छोड़ते रहता है, हीट छोड़ता है, और ये सारे के सारे इस प्रकार के मिसाइल जो होते हैं इसमें सेंसर लगा हुआ रहता है। देखिएगा इस पोर्शन पर विस्फोटक पदार्थ होता है और इसी के पास में सेंसर लगा रहता है अग्र पार्ट पर। यह सेंसर हीट को फीकिंग करता है, यानी कि कोई कहीं से अगर हमारे शरीर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हीट निकलता है, उसी हीट को पहचानता है और उस हीट पर जाकर जैसे वह समझ जाता है कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, वहीं पर वह ब्लास्ट कर जाता है। यानी कि इसलिए इसे हीट सीकिंग मिसाइल कहते हैं। यानी कि बंकर में कोई दुश्मन भी छुपा हुआ होगा तो ये स्कल्प क्रूज मिसाइल उस बंकर में छुपे हुए चीज को, अब कहेंगे कि सर अगर हम टेढ़ा मेढ़ा बंकर बना देंगे तो छुप जाएंगे कि नहीं? वहां भी नहीं छुप पाएंगे, क्योंकि यह विंग्स के माध्यम से वह आड़ी तिरछी टेढ़ा मेढ़ा या किसी भी रास्ते को ट्रेवल करके दुश्मन को मारे बिना छोड़ता नहीं है। 100% एक्यूरेसी है इस ऐसे चीजों को। तो कहने का मतलब होगा कि यह बंकर में छुपे हुए जो भी आतंकवादी होंगे उनको यह मार गिराने के लिए अद्भुत क्षमता रखता है यह मिसाइल। इसीलिए इसको स्केल्प क्रूज मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। और इतना ध्यान रखिएगा, स्केल्प मिसाइल सिर्फ और सिर्फ राफेल में ही लगाया जा सकता है और किसी में इसे लगाने की क्षमता नहीं है। उतना सॉफ्टवेयर विकसित करना पड़ता है या उस ढंग के जो है उस विमान से या एयरक्राफ्ट से रिलेटेड उसके सॉफ्टवेयर उस प्रकार से किए जाते हैं, या तकनीकी चीज है। ऐसे या हर विमान में नहीं लगाया जा सकता या सेट नहीं किया जा सकता है, या सिर्फ राफेल में ही लगता है। दूसरा विमान जो हम आपको बता रहे हैं वह होता है, आप देखिएगा यही है हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल देखिएगा, यह हैमर मिसाइल ध्यान से इस पिक्चर को देख लीजिएगा, और जहां विंग्स लगा हुआ होगा, इसलिए बार बार कर रहा हूं कि यह चित्र के माध्यम से क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में अंतर समझ बचाइएगा। यह मिसाइल की तरह काम करता है, लेकिन इसको बहुत लोग क्रूज मिसाइल समझ लेंगे। देखिए यहां पर विंग्स लगा हुआ है, यहां पर विंग्स लगा हुआ है, ये विंग्स लगा हुआ है, तो बहुत लोग समझेंगे कि यह एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है, लेकिन ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। यह क्रूज के रूप में काम तो करता है, विंग्स लगा हुआ है, लेकिन हैमर एक प्रकार का स्मार्ट बम है। स्मार्ट बम कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे ऊपर से नीचे बम गिराए, यह सीधी सी ग्रेविटेशनल के कारण वह जिस जगह पर जाकर वह ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन यह कमाल की बात है हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल जो है इसमें सेंसर लगे हुए रहते हैं और यह स्मार्ट बम की तरह काम करता है। आगे बताऊंगा स्मार्ट बम क्या होता है। हैमर जो होता है एक प्रकार का स्मार्ट बम है, इसमें भी सेंसर लगा रहता है, और जहां सेंसर लगा रहेगा वह हीट सीकिंग मिसाइल की तरह काम करेगा। और यह इसमें विंग्स लगे हुए हैं, तो यह समझने का प्रयास मत कर लीजिएगा या कि यह एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है, बल्कि यह एक प्रकार का स्मार्ट बम है। तो ये आपको हैमर एक प्रकार का स्मार्ट बम है, सो हवा से जमीन में मार करता है या नीचे की ओर गिरता है कि नहीं। और जैसे ही वह किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो एक्सप्लोसिव हो जाता है, यानी कि इसका वजन 200 से 1000 किलोग्राम का होता है। मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। विशेषता यह है कि यह लेजर गाइडेड सिस्टम यानी कि जीपीएस सिस्टम पर आधारित है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप समझ आएंगे, आप इसकी टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। टेक्निकलिटी यही है कि एग्जैक्ट 100 किलोमीटर अंदर जाकर प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ 100% वह सिर्फ उसी टारगेट को कर रहा है। इसका मतलब उसमें जो तकनीक का प्रयोग किया गया है
वह हेवली जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के आधार पर की गई है। आप गूगल चलाते होंगे और इसमें गूगल पर जो आप लोग जो है आप कहीं पर जाने के लिए उस गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, वो भी किस सिस्टम पर आधारित है? जीपीएस सिस्टम पर है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जीपीएस सिस्टम हम अमेरिका पर जो है अमेरिका पर हम आधारित होते हैं, उसी की सिस्टम पर आधारित रहते थे। आज जो है भारत का अपना स्वयं का जीपीएस सिस्टम है। भले ही हमको यूएसए के जीपीएस सिस्टम के एक्यूरेसी के मामले में हम लगभग थोड़े से ही कम है, उसकी एक्यूरेसी 1 मीटर का है, तो हमारी एक्यूरेसी 2 से 3 मीटर तक है। एक्यूरेसी में आप नहीं बोले कि दुगुना कम है, ऐसा नहीं। एक्यूरेसी 1 मीटर और 2 मीटर बहुत कम होता है। तो मेरा जो जीपीएस सिस्टम है वह गगनयान है। गगनयान जो छोड़ा गया था उसको नॉर्मल मत समझिएगा, मेरा अपना जीपीएस सिस्टम हो गया। यह गगनयान जीपीएस सिस्टम हमें वहां से प्रेरणा मिली जब कारगिल का युद्ध हो रहा था। उस समय में लोकेशन देना आपको यूएसए ने बंद कर दिया था, यानी कि जीपीएस सिस्टम ही उपलब्ध नहीं कराया था। इसलिए आज भी जो बहुत बोलते हैं कि यूएसए से हमें दोस्ती करनी चाहिए, उसका जो है जेडी वेंस इस ढंग का स्टेटमेंट दे दिया है। और आप जो है ताता थैया का नच रहे हैं कि यूएस हमारे साथ है, तो यूएस कभी भारत का अपना दोस्त कभी नहीं रहा है। वो तो चाहता ही है कि भारत जो है पाकिस्तान पर आक्रमण करे और अपने हथियारों का वह बाजार में इसी के आधार पर, उसका इकोनॉमी का मेन आधार कोनो मैन्युफैक्चरिंग हब थोड़ी है। उनका अर्थव्यवस्था का मूल आधार हथियारों को बेचकर ही वह नंबर 1 कंट्री बना हुआ है और विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कि कैसे जो है फॉरेन पॉलिसी को हथियार निर्धारित करता है, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये भी हम आगे वीडियो लाने जा रहे हैं। तो चूंकि हम इस पर अगर पूरी विश्लेषण करने लगे कि फॉरेन पॉलिसी आईआर कैसे निर्धारित होती है, उसमें हथियार किस प्रकार की भूमिका निभाता है, तो इस पर हम वीडियो बनाए तो एक लंबी वीडियो जाएगी। तो मैं सिर्फ जो टेक्निकलिटी की बात कर रहा हूं, इसलिए उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, उस पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह लेजर गाइडेड सिस्टम जीपीएस सिस्टम पर आधारित है। तो कारगिल वाले में मैं कह रहा था कि ये जो घटना घटी थी तो उसमें हमने जीपीएस सिस्टम देना बंद कर दिया था। इसके कारण हमारे सैनिक बहुत हताहत हुए थे। मैं बताऊंगा आगे सियाचिन ग्लेशियर की कहां पर है, किस प्रकार है, उसका लोकेशन भी बताऊंगा कि वह किस प्रकार मेरे लिए एक घातक साबित हुआ था। मेरे काफी सैनिक हताहत हुए थे। उस समय हम लगभग लूज कर देने की स्थिति में थे सियाचिन जैसे टैक्टिकल पोजीशन को। उस समय आपका एकमात्र साथी इजराइल था जो अवाक सिस्टम दिया था। और अवाक सिस्टम आज वह सिर्फ अवाक सिस्टम एक प्रकार का ड्रोन ही नहीं था, बल्कि वह एक प्रकार का जीपीएस की तरह काम करने वाला सिस्टम भी था। वह अवाक्स रडार के रूप में एक जीपीएस सिस्टम दिया था और तब हम देख पाए थे कि दुश्मन किस लोकेशन पर अपनी स्थिति बनाए हुए है और तब हम उसे मार पाए। आज इजराइल के एहसान को हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दोस्त मेरा इजराइल है, जो बिल्कुल ही कभी भी अमेरिका आपका दोस्त हो ही नहीं सकता है। अमेरिका तो चाह रहा है कि आप बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। कई लोगों को लगेगा कि नहीं, अरे इंडिया इतना आसानी से थोड़ी आगे बढ़ जाएगा। एक समय चाइना से भी आगे था इंडिया अर्थव्यवस्था में, आज चाइना कहां पहुंच गया। तो जब 250% जो टेरिफ रेट बढ़ाया गया है और इसमें भारत एक बहुत बड़ा जो है बिल्कुल ही एक जो है मार्केट और पूरी कंपनियां यहां एस्टेब्लिश हो जाती, इसलिए जानबूझकर, और भारत सरकार इसको समझ रही है, जितने भी कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं वो आईएएस आईपीएस पास किए हुए हैं, वो पूरे सिचुएशन और विदेश नीति को समझ रहे हैं कि मेरे ऊपर किस प्रकार से युद्ध थोपा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि मुझे स्मार्टली इस चीज को लेकर चलना है, यानी कि आपके ऊपर युद्ध थोप दिया जाएगा और कहेगा सिचुएशन अच्छी नहीं है, पूरी कंपनी आपकी यहां से भाग जाएगी, किसी का निवेश नहीं होगा, वो वियतनाम या अन्य देशों में शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए युद्ध में पूरी तरह से फंसाने की साजिश हो रही है। खैर, इंडिया इसमें बहुत अच्छे ढंग से इंडिया के डिप्लोमेट बहुत ही दूरदर्शिता का ध्यान रखते हुए
और बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं जो बेहद सराहनीय है। मैं उस चीज की भी समीक्षा करेंगे। एक चीज और भी चलते हैं, इसकी तकनीकी पहलुओं पर आते हैं और एक एक चीज को बात देने की आपको बताते हैं कि जब उस समय अवार्ड्स दिया था इजराइल में और तब हम कारगिल का युद्ध जीत पाए। लाख सैल्यूट फॉर इजरायली वैज्ञानिक। और दोस्ती ऐसे ऐसे लोगों से क्यों करे। इजराइल जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अगर किसी ने, एक छोटे से कंट्री ने, यहूदी कंट्री ने अगर जीत पाया है तो वह इजराइल है। इजराइल की हर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के रूप में, साइंस के रूप में हर कुछ सीखने लायक है। यानी कि वह एक छोटा सा देश एग्जिस्टेंस कैसे किया जा सकता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस साइंटिस्ट करने वाला इजराइल देश। इसलिए वह हमारा एक बेहतरीन और विषम परिस्थिति का दोस्त है। अमेरिका नहीं है मेरा नेचुरल दोस्त। चलिए अब आते हैं कि गतिशील वाहन की ऑब्जेक्ट को हैमर ऑब्जेक्ट टारगेट कर सकता है और रिहायशी इलाके में भी अचूक ऑपरेशन करने में अत्यधिक उपयोगी है यह हैमर। और इसी हैमर से मिलता जुलता आगे बताऊंगा स्लाइड पर सुदर्शन बम काम करता है। हालांकि उसकी मारक क्षमता, रेंज कम है, लेकिन सेम वही काम करता है जो हैमर काम करता है। आगे बताऊंगा डीआरडीओ ने भी एक जबरदस्त सुदर्शन बम हैमर के ही तर्ज पर बनाया है। आगे इसकी भी समीक्षा करेंगे। चलिए नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये देखिए यही है आपका ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल आप देख रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है। तो आप इस तकनीकी पक्ष को भी आप समझ गए होंगे कि किस मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल कहेंगे, किस मिसाइल को हम क्रूज मिसाइल कहेंगे। इस तकनीकी पक्ष को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यह प्रोपेगेंडा या एजेंडा नहीं चलाया जा रहा है। आपकी परीक्षा के दृष्टि से हाल में ही बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में ये छोटे छोटे जो है आपका जो मिसाइल सिस्टम और छोटे छोटे जो आपके जो आपका तकनीकी क्षमता है उसके ऊपर मेंस के सवाल आए हैं। तो एक एक चीज को सुनिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल को ही कहा जाता है कि यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई एक मिसाइल है और मिसाइल में यह क्रूज मिसाइल है। अब बताते हैं यह ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपका जो है ब्रह्मोस मिसाइल, इसकी रेंज पहले 290 किलोमीटर था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 550 किलोमीटर या कई जगह पर 450 किलोमीटर बताया जा रहा है, लेकिन इसकी रेंज जो है 500 किलोमीटर के आसपास कर दिया गया है। आपको बता दूं कि जिस समय यह ब्रह्मोस मिसाइल भारत जो है 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बना सकता था, क्योंकि भारत MTCR का मेंबर नहीं था। लेकिन जब 2016 में जब भारत MTCR का सदस्य बना तो ब्रह्मोस का रेंज भी बढ़ाने के लिए भारत को फ्री हैंड मिला और इस प्रकार से भारत ने इसे विकसित करके जो ब्रह्मोस 2 लाया है। ब्रह्मोस 2 का रेंज देखते होंगे 450 से लेकर 550 किलोमीटर तक की रेंज है। यानी कि अब इसके रेंज काफी बढ़ गया है। चूंकि 550 कम नहीं समझिएगा, यह क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल लोअर ऑर्बिट में यह चलती है, इसका रेंज पैराबोलिक नहीं होता है, यह पैरेलल चलता है और पैरेलल में 550 किलोमीटर एक अच्छा रेंज माना जाता है क्रूज मिसाइल के लिए। यह अपने आप में क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता है। दुनिया की बेस्ट से बेस्ट रडार इसको नहीं पकड़ सकता है। भारत ने अभी हाल में ही रडार जो विकसित किया गया है वर्ल्ड लेवल की, जिसको कहा जाता है कि विकसित देशों की रडार की श्रेणी में आता है राजेंद्र रडार। राजेंद्र रडार पर इसको पकड़ने की कोशिश किया गया, राजेंद्र रडार पर भी नहीं पकड़ पाता है। जो उन्नत क्वालिटी की रडार है डीआरडीओ द्वारा विकसित, उस पर भी यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी भी युद्ध की पूरी परिस्थिति को बदल सकता है रातों रात। ये इतनी क्षमता है क्रूज मिसाइल का। आते हैं यह ब्रह्मोस दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल 3675 यानी 3675 केजी वजन का है। यह
केजी वजन का ये इसका वजन है जबकि किलोमीटर सॉरी 3675 केजी का नहीं है। एक सेकेंड, ये 3675 केजी का नहीं है, ये 3675 आपका जो है किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, यानी कि यह लगभग 3675 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये इसकी स्पीड है, जो काफी स्पीड बनाया जा सकता है। इसको कहा जा सकता है कि अगर मैक में मानेंगे तो 2.8 मैक का स्पीड है। मैक का मतलब पीछे समझा चुका हूं, या इसको मोटा मोटी 3 मैक के स्पीड के करीब माना जा सकता है, जो काफी है क्रूज मिसाइल में 3 मैक का स्पीड है। अगर यह 5 मैक से ऊपर हो जाता तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हालांकि इंडिया भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बना लिया है, HDTV, ये इसका भी हम लेकर आएंगे, मिसाइलों की पूरी श्रृंखला लेकर आएंगे। खैर, HDTV ये भी भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। यानी कि अब यह सारी की सारी मिसाइल की चर्चा कर दी है। यह विस्फोटक में 300 केजी का विस्फोटक ले जा सकता है और हाईली एक्सक्लूसिव विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है। और भारत जो है इसको सुखोई 30 MKI से छोड़ सकता है। ओनली सुखोई 30 MKI से ओनली छोड़ा जा सकता है, किसी और से नहीं। या राफेल में अभी इंटीग्रेटेड करने की क्षमता नहीं है। अगर इंडिजीनियस भारत को कर दिया जाएगा, उस रूप में अगर राफेल का पूरे सिस्टम को कर दिया जाए तभी अभी उसमें लग सकता है। अभी सिर्फ सुखोई 30 MKI में ही इसको फिट किया जा सकता है, यानी कि लगाया जा सकता है। और आपको हमने बताया है कि ब्रह्मोस में हमने हवा, पानी और नभ तीनों में विकसित कर लिया है, तीनों से जागा जा सकता है, यानी कि कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसे रडार में पकड़ा नहीं जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है आपका स्पाइस 2000 बम। स्पाइस 2000 बम रेंज 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, वजन 1000 केजी होता है। जब 2019 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा का पूरा एच देख रहे होंगे, इसमें भी विंग्स लगा हुआ है, इसमें भी विंग्स लगा हुआ है। यह भी एक प्रकार का स्मार्ट बम की तरह काम करता है। बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक किया गया था मिराज 2000 विमान से, उस समय मेरे पास राफेल नहीं आया था, तो मिराज 2000 से हमें खैबर पख्तूनवा प्रांत बताएंगे। खैबर पख्तूनवा प्रांत कहां आएगा उस मैप में हम आपको बताएंगे। खैबर पख्तूनवा प्रांत जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर पुनः यह ध्वस्त किया गया था, इसमें मिराज 2000 का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा सिस्टम प्रयोग किया जाता है वो देखिएगा, इसमें भी जीपीएस है। अब जीपीएस हमसे पूछेगा नहीं कि क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर। इसमें लगा हुआ है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, यानी कि जहां इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लग रहा है तो हम यहां पर घर पर भी बैठकर, यानी कि घर पर बैठने का मतलब है कि डीआरडीओ अपने अनुसार रडार के माध्यम से उसे मॉनिटरिंग भी कर सकती है, सेंसर से लैस है। खराब मौसम में भी यह सटीक निशानी लगा सकता है। घने जंगलों में अगर छुपा हुआ आतंकवादी है, तो मैंने एक बताया था कि कैसे टारगेट को हिट करती है, तो हमारे बॉडी से भी एक प्रकार का हीट निकलता है और इसमें हीट सीकिंग मिसाइल की क्षमता होती है और टारगेट पर 100% एक्यूरेसी के साथ वह टारगेट को वार कर सकता है। इसीलिए इसे स्मार्ट बम की भी संख्या दी जाती है, दैट इज ए स्मार्ट बम। स्मार्ट बम ये कहने का तात्पर्य होता है कि वह स्मार्ट बम कहीं ना कहीं या तो जीपीएस सिस्टम से लैस होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर से लैस हो सकता है, उसी को ही हम स्मार्ट बम की संज्ञा दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और आपको जानने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यही है पोपाई मिसाइल। पोपाई मिसाइल देख रहे होंगे, ये प्रकार का पोपाई मिसाइल है और जहां पर विंग्स लगा हुआ रहेगा इसका मतलब ही यह क्रूज मिसाइल की तरह ही काम करेगा। इसका प्रयोग राफेल में किया जा सकता है, राफेल में लगाया जा सकता है
पोपाई मिसाइल जो है एक प्रकार का एक स्टैंड ऑफ मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर रेंज में है। और आगे बताऊंगा कि इसमें पोपाई की हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर पर बहावलपुर कैंप है था आतंकवादी का, जो 100 किलोमीटर के रेंज पर है। उस सब की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा। किसी भी प्रकार की प्रोपेगेंडा आधारित जो आप टेलीविजन देख रहे हैं उन पर आधारित आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भारत की रियल में क्षमता है क्या और किस प्रकार की क्षमता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से उपजाकर विथ प्रूफ आपको बता रहा हूं। मैंने बताया हूं कि अगर किसी प्रकार के हमारे किसी फैक्ट पर चेक करना होगा तो पीटीआई पर जा सकते हैं, पीआईबी पर जा सकते हैं, या पीटीआई पर जा सकते हैं, या फिर पीआरएस पर जा सकते हैं, या फिर आप न्यूज एजेंसी NEWS पर भी जा सकते हैं, या AIR न्यूज पर भी जा सकते हैं। सब वेबसाइट जो है ऑथेंटिक है, भारत सरकार की वेबसाइट है, या रक्षा मंत्रालय DRDO या इसरो के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर सिप्री का रिपोर्ट आता है, उस सिप्री की रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं। इतनी ऑथेंटिक चीजें आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, टेलीग्राम और इन सारी चीजों पर जो फेक न्यूज चलाई जाती है, प्रोपेगेंडा आधारित जो न्यूज होती है, उससे आप सतर्क रहे। इवन की बड़े बड़े चैनलों पर जो दिखाई जाती है कि हमने इस्लामाबाद तक कब्जा कर लिया है, ये सारी चीजें हैं प्रोपेगेंडा, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। अगर इस सारी चीजों की ऑथेंटिक यही आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। हम सारी चीजें, इन सारे जितना स्रोत की हम चर्चा की है उस स्रोत से खंगाल कर लाया जाएगा। आप इसको जीवंत देखेंगे और आप इसको महसूस भी करेंगे कि हमारी रियल में क्षमता है क्या। चलिए, अब यही है पोपाई मिसाइल। पोपाई मिसाइल जो है, पोपाई एक प्रकार का स्टैंडर्ड ऑफ मिसाइल है जिसकी रेंज हमने बताया है 100 किलोमीटर तक है, वजन 1400 केजी है, 400 केजी विस्फोटक सामग्री ले जाने की क्षमता रखता है। टीवी और इंफ्रारेड, हम जो रिमोट चलाते हैं वह रिमोट टेलीविजन पर हम बैठे बैठे जो हम चैनल को चेंज कर लेते हैं वह इंफ्रारेड ही निकलता है, तो उसी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे टीवी में इंफ्रारेड माध्यम से हम जैसे चैनल चेंज करते हैं, उस प्रकार से पोपाई मिसाइल की एक खूबसूरती है कि इसमें इंफ्रारेड गाइडेड सेंसर सिस्टम लगा हुआ है। यानी कि ये तो हम रिमोट से चला सकते हैं कि हमको इस जगह पर बम को फोड़ देना है, बिल्कुल ही रिमोट से चला सकते हैं। जब बच्चों वाला नहीं होता है, आज देखे होंगे डिफेंस सिस्टम में, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के द्वारा छोड़े जा रहे थे मेरे ऊपर, या मिसाइल के रूप में आ रहा था, या फिर छोटे छोटे ड्रोन के रूप में, वह घातक ड्रोन थे, उन ड्रोनों को मैंने ऐसे उड़ा रहे थे जैसे वीडियो गेम खेला जा रहा था। तो अब वो इसी सिस्टम पर काम करता है ये वीडियो गेम की तरह। आइए बिल्कुल सेंसर लगाइए, दुश्मन के विमान बिल्कुल ही नस्ताबूद हो जाते हैं थे आकाश में। यही है पोपाई मिसाइल, गजब की है। यानी कि 400 केजी विस्फोटक सामग्री ले जा सकता है, टीवी इंफ्रारेड सिस्टम पर आधारित होता है। बंकर को भेजने वाला मैंने बताया था कि उधर जो होता था वह फ्रांस का स्केल्प मिसाइल, और इधर पोपाई मिसाइल सेम, वो भी बंकर को फोड़ता है और बंकर को ये भी फोड़ता है। कमाल है। यानी कि हमारा यह स्वदेशी भी है। स्केल्प मिसाइल का कम रेंज वाले में हमारा स्केल्प मिसाइल का भी हमने कार्ड DRDO ने भी दे दिया है। यह स्वदेशी है, कमाल है। ये लेजर गाइडेड सिस्टम होने के कारण यह छोटे से छोटे टारगेट को पूरी एक्यूरेसी के साथ निशाना नहीं चूकता है। छोटे घर, गाड़ी, इवन गाड़ी से अगर कोई जा रहा है, छोटी सी कार में जा रहा है, तो उस कार को भी टारगेट बनाया जाएगा। अगर वह मूवेबल 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रफ्तार पर भी हो, एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्ट उसी कार को निशाना बना सकता है। यह है एक्यूरेसी इस सुदर्शन बम का, पोपाई बम का। ये सारी की सारी चीजें हैं, बंकर को भेदने वाला भी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप चलिए, यही है सुदर्शन बम, कमाल है। हालांकि S-400 का नाम भी सुदर्शन रखा गया है, हालांकि परीक्षा में यह नहीं लिखना है। बहुत लोग ये मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है सुदर्शन। सुदर्शन नाम ले गए, भगवान सुदर्शन, भगवान जो है ये क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र थे,
जिस सुदर्शन चक्र को 101 गाली देने पर शिशुपाल का सर से धड़ अलग कर दिए थे, वही सुदर्शन रखा गया था कि इसके रेंज में कोई नहीं आएगा। तो S-400 उसी तरह से काम रखता है, तो मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है यह सुदर्शन, लेकिन उसको आप परीक्षा की दृष्टि से S-400 ही लिखिएगा। लेकिन यह सुदर्शन बम है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सुदर्शन, ये सुदर्शन बम है। और सुदर्शन बम जो है एक प्रकार से यह सुखोई 30 के MKI, अब सुखोई 30 है सर रसिया का, लेकिन उसमें MKI जोड़ा गया है कि इसको सुखोई को भारतीय भारतीय जलवायु, क्लाइमेट और पहाड़ी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर इसके इंडिया के अनुरूप बनाया गया है, इसलिए उसका नाम अंत में जोड़ा गया है MKI। जो सुखोई, हालांकि और भी देशों को रसिया ने दिया है, उसमें MKI लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया के। तो इंडिया को देखिए रसिया कितना अच्छा दोस्त है कि वो अपना विमान भी बनाता है तो भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसको इंडिजीनियस कर देता है। सबसे अच्छा दोस्त कौन है? रसिया है, सदाबहार दोस्त है कि नहीं? तो ये सारी है। और फिल्में मेरा नाम जोकर भी रसिया में काफी चला था, हॉलीवुड वाले भी, बॉलीवुड वाले भी इस चीज को समझ रहे हैं, यानी कि हमारी सांस्कृतिक संबंध भी रसिया से काफी अच्छी है। विशेषता, राज कपूर जिस प्रकार से इंडिया में फेमस है उसी प्रकार से रसिया में भी फेमस है। खैर, विशेषता है यह लेजर गाइडेड सिस्टम है, एक छोटे से टारगेट को भी नहीं चुकता, इवन कि छोटे घर को भी टारगेट बनाया जा सकता है। इसीलिए अगर सुदर्शन बम का इस्तेमाल किया गया होगा एग्जैक्ट किसी घर का लोकेशन में जाकर उड़ाने का, कोई किसी प्रकार का सिविलियन का कोई हानि नहीं हुआ। ये एक्यूरेसी DRDO ने दिया है हमारे सैनिकों को कि, और वायु सैनिकों को, कि वे पूरे एक्यूरेसी के साथ दुश्मन पर सटीक हमला कर सकते हैं। अगर उनको यह मन होगा कि अब रिहायशी इलाका में छुप जाते हैं, और यही तो करता है। आप देखोगे पाकिस्तान की यह पृष्ठभूमि है कि उनके जितना भी जो बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं वो सभी के सभी घर रिहायशी इलाका में है। वह इसलिए बना के रखते थे क्योंकि अगर किसी प्रकार का उस पर हमला होता है तो हम ये कहेंगे कि देखिए रिहायशी, पाकिस्तान यह क्लेम कर देगा देखिए हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। लेकिन अब इंडिया के पास, DRDO के पास अपना इस प्रकार का स्मार्ट बम है और उस पर से हमारा अपना GPS गगनयान है। तो नरेंद्र मोदी का यह भाषण भले ही बहुत लोगों को राजनीतिक लगता होगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से 100% सही है कि तुम कहां भी छुपे हो, हम वहां से ढूंढ कर तुम्हें मार देंगे। किसके बदौलत बोल रहे हैं? इसी प्रकार के स्मार्ट बम के आधार पर, यानी कि आप किसी छोटे से छोटे खिड़की नुमा संरचना में भी अपने आप को बचाए होंगे, तभी यह हीट सीकिंग मिसाइल आपको खोजकर मार सकती है। इतनी प्रिसाइज्ड बम और मिसाइल के क्षेत्र में भारतीय DRDO ने भारत को पहुंचा दिया है। साधारण बात नहीं है। वी सैल्यूट फॉर द DRDO एंड इसरो साइंटिस्ट, ग्रेट सैल्यूट। इसीलिए आपके सोशल स्टेटस पर ये 2 कौड़ी के आदमी स्टेटस पर नहीं लगने चाहिए, साइंटिस्ट लगाइए, क्योंकि वह रियल हीरो तो आपके वही है। चलिए, यानी कि आप इन सारी चीज को जान गए होंगे, लेकिन हाल की घटना ने, हाल में जो 1-2 दिन में जो घटना घटी है और उस घटना की मैं चर्चा न करूं तो यह पूरा वीडियो जो है अधूरा रहेगा। और वीडियो बनाने का उद्देश्य निरुद्देश्य के रूप में यह समाहित हो जाएगा। हमने हमला किया आतंकवादी पर, 9 कैंप उड़ाए। 9 कैंप कौन कौन से कैंप थे उनकी पूरी लिस्ट हम बताएंगे, और किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर और किस प्रकार से पंजाब के प्रांत में कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, सबकी लिस्ट मैं PTI और PIB के आधार पर रख रहा हूं। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, स्रोत सहित रख रहा हूं। आप इसमें देखिएगा और समझिए।
देखिए, और आपको मैं बता रहा हूं, देखिए ये आप लिस्ट देख लीजिए, देखिए लिस्ट, ये आपका पूरा का पूरा हम ये लिस्ट आपको बता रहे हैं विथ मैप, और लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लिख लीजिए। मैं एक एक चीज के आधार पर देख लीजिएगा, यहां पर सोर्स भी लिख होगा, देखिए सोर्स पीटीआई, पीटीआई भारत सरकार का है, इसमें किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता है, सारा न्यूज जो फ्लैश होता है उसी को आधार बनाया जाता है। स्रोत पीटीआई का है, मैप प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन यह पूरे के पूरे सारा साइट्स जो लिया गया है वह तो पीआईबी से लिया है या पीटीआई से लिया गया है। इस वीडियो को इतना फैलाइए क्योंकि प्रोपेगेंडा नहीं, एजेंडा नहीं, युद्ध उन्मादी नहीं, हम तथ्यात्मक पहलू रख रहे हैं और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। मैं अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी क्षमता को बहुत शालीनता के साथ आपके रख रहा हूं। और हमारी तो 1% मैंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, 100%, 1% भी नहीं है। तो समझ जाओ, जब हम 100% अपनी इफिशियंसी पर आ जाए तो शायद पाकिस्तान कल का, अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि कल का सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान, तो सच वही घटना घट जाएगी। लेकिन हम जो है बुद्ध और महावीर के धरती वाले देश हैं, सत्य अहिंसा परमो धर्मों वाले देश हैं, और हमारी शांति को कायरता न समझे कोई। हम शक्ति प्रदर्शन भी करना जानते हैं, और हम बिल्कुल ही हम मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं ऐसे नापाक इरादे वाले को जो भारत पर गंदी नजर रखते हैं। चलिए एक एक ठिकानों का हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, और हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। बहुत सारे रेट बिल्कुल ही चैनलों पर यह लग रहा है और चलाया जा रहा है, S-400 ने तो मेरा जान बचा लिया, S-400 ने तो मेरा जान। आप इसको ग्लोबलाइज कर रहे हैं, इतनी ग्लोबलाइज कर मार्केटिंग आप S-400 का कर रहे हैं। हम आपको बता देंगे उसमें 1 से 2 इंटरसेप्ट S-400 ने किया है, उसके अलावा सारी की सारी इंटरसेप्टर हमने अपने स्वयं द्वारा और डीआरडीओ द्वारा विकसित चीजों के कारण कर पाए। मैं एक एक चीज का विश्लेषण वैज्ञानिक आधार पर करके बताऊंगा। देखिए, पहले आप यह देखते हैं कि आतंकवादी संगठन 9 जगहों पर, कौन कौन से जगहों पर हमला किए गए भारतीय सैनिकों के द्वारा, और यह सिविलियन पर कोई हमला न था, नहीं नए सैनिकों पर हमला था, यह सिर्फ आतंकवादी के कैंप है। देखिए कितना अच्छा अच्छा कैंप लगा के रखा है। लिस्ट देख लीजिए, लिस्ट देखिए, मरकज सुभान अल्लाह, क्या नाम रखा है, सुभान अल्लाह के नाम पर मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। इसकी ही सबसे ज्यादा दूरी है 100 किलोमीटर, यानी कि यह जो सीमा है देखिएगा, यही है अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिएगा ये बहावलपुर, बहावलपुर देखिएगा, आपको लगता होगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा यही है, देख लीजिएगा ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ध्यान दीजिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा यही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे ज्यादा दूरी पर यही है, देखिएगा यह दूरी 100 किलोमीटर है, यही सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो आप समझ जाइए, जब हमारे एस्केल्प का मिसाइल का, बहुत ऐसे मिसाइलों का जो लिस्ट बना रहे थे, उसका तो रेंज 500 किलोमीटर तक है, ये तो 100 किलोमीटर है। हम तो बिल्कुल बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किए हुए ही हम बिल्कुल ही अपने सीमा में रहकर उसे पूरे मिसाइल से नष्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो, वो पाकिस्तान नहीं है, मूर्खास्तान है, उसने बोला कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है। भारत ने कहा कि ठीक है, तो बताओ, रडार होगा ना, सिस्टम होगा, उसमें बताओ कि हमने कहा अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है। ऐसे भी वहां के नेता को बुद्धि ही कहां है। तो ऐसे ही भिखारिस्तान, मान लीजिए कि किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो, लेकिन बौद्धिक क्षमता भी विलुप्त हो जाए, तो उस देश का कल्याण तो कभी नहीं हो सकता है। यानी कि देखिए, यहां पर हम 100 किलोमीटर में हम अंतरराष्ट्रीय सीमा उल्लंघन करने की आवश्यकता नहीं, हमें इंडिया की सीमा से ही पूरे इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी एक्यूरेसी है, मैं बताया हूं पूरी वीडियो में कि इतनी एक्यूरेसी से कैसे मार सकता है। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी से हम पूरे इस बिल्डिंगों को उड़ा दिए। आश्चर्य में है कि यह तो ऐसी क्षमता
तो इजराइल करता है, अमेरिका करता है, इतना प्रिसाइज भी नहीं कर पाता है, या पूरे दावे के साथ कहता हूं इतनी प्रिसाइज नहीं कर सकता है। वह क्षमता डीआरडीओ के कारण, भारतीय वैज्ञानिकों के कारण ऐसी क्षमता भारत ने हासिल कर ली है। तो आतंकवादी कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हारी यह गिदर भभकी देकर रिहायशी इलाकों में अगर पल्लू में छुपने का प्रयास करोगे तो वहां भी मारे जाओगे। यह है 100 किलोमीटर और सबसे कम दूरी पर है तेरह कला। तेरह कला आपका है सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर। हालांकि वो लिस्ट भी बताऊंगा कि कितना कौन किलोमीटर पर है। वो लिस्ट यहां पर दिखाया हुआ नहीं है। 13 किलो, ये 8 किलोमीटर की दूरी पर, सबसे कम दूरी पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के यही नजदीक है। सारा का लिस्ट बताऊंगा। अब देखिए क्या क्या आतंकवादी संगठन का यह या तो हेडक्वार्टर है और नहीं तो उसका ट्रेनिंग सेंटर है आतंकवादी का। हमारे यहां आईआईटी है, बहुत सारे संस्थान है जो एजुकेशन फील्ड में, या डीआरडीओ है, या फिर इसरो है। इसके यहां पर देखिए क्या क्या है। मरकज ए सुभान अल्लाह, यानी ईश्वर का भी नाम जो है, अल्लाह का भी नाम ये कितना बड़ा बदनाम कर चुका है। इसका कल्याण कौन करेंगे? अल्लाह भी नहीं माफ कर पाएंगे। बहावलपुर में है, जैसे मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर है। पूरी अय्यासी के साथ इस पर उसका फैमिली रहता था, यहीं पर उसका सारा फैमिली मारा गया। जैसे मोहम्मद का हेड का वो मरकज सुभान अल्लाह, इसमें ये पूरा स्विमिंग पूल आप देखिएगा, कहता है कि मैं ईश्वर के लिए करता हूं। सारा स्विमिंग पूल, पूरा ये सो आराम की चीजें, वाटिका, ये सारा चीज इस मस्जिद के अंदर है। पूरा अय्यासी की पूरी सुविधा है यहां पर। यह है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, जैसे मोहब्बत का हेडक्वार्टर। यह हेडक्वार्टर है इसका। मरकज तैयबा देखिएगा, पिक्चर में देखिएगा, यही है बहावलपुर। और चूंकि आप कहिएगा सर दूसरे जगह भी तो बना सकता था, मुजफ्फराबाद में बना सकता था, लेकिन यह क्यों बहावलपुर में रखे हुए? देखिए ये बहावलपुर जो है ना, एक प्रकार का रिहायशी इलाका है, और उसमें वो सोच रहा था कि हम 100 किलोमीटर अंदर है कोई भी, और ये इसी के आसपास में पाकिस्तानी रेंजर सेना का हेडक्वार्टर भी है, इसी बहावलपुर में। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। यानी कि इसको सुरक्षा कौन दे रहा है? तो भारतीय पाकिस्तानी सेना के रेंजर इसके जो है सुरक्षा देते हैं। अभी हाल में ही देखेंगे कि एक जो आतंकवादी मरा है, उसके जनाजे में वहां के बिल्कुल ही जो सैनिक अधिकारी है, सैनिक है, वह सैल्यूट कर रहा है और उसकी जनाजे में जा रहा है। इसका मतलब आतंकवाद। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रूफ क्या होता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है? यह प्रूफ करने की क्या जरूरत है? देखिए मैं आपको ये भी ऐड करते चला जाता हूं कि अभी जो है एफटीए के ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भारत काफी जोर दे रहा था कि भाई ये सब आतंकवादी हमला कर रहे हैं और तुम जो है इसको जो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में नहीं डालो। और ग्रे लिस्ट में डालने की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी हाल में ही जो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग, जिसका सबसे ज्यादा शेयर, मॉनेटरी फंडिंग में वोटिंग राइट नहीं होता कि भारत एक है तो एक वोट जाके डाल देगा तो उसका सेम वैल्यू होगा, या यूएसए डालेगा देखो तो उसका सेम वैल्यू होगा। नहीं, उसमें होता है जो जितना उसमें ग्रांट दिया है, दान दिया है, उसके आधार पर वोटिंग राइट होता है। तो लगभग 50% जो है ग्रांट जो देता है वह यूएसए देता है, तो उसकी पूरी मोनोपोली जो चलती है वह यूएसए का चलता है। एक तरफ कह रहा है अमेरिका का दोस्त, अमेरिका जो है भारत का दोस्त बनने का ढोंग रच रहा है, और दूसरी तरफ आईएमएफ से अभी तुरंत जो है अभी मिलने जा रहा है। आज ही कल की न्यूज है कि वह पाकिस्तान को दे रहा है इतना लोन। बताइए वो सारा पैसा किसमें खर्च होगा अभी? और सबके सब साजिश है, ये उससे ड्रोन खरीदेगा, उससे एयरक्राफ्ट खरीदेगा, उससे बहुत सारे, और वह किसके विरुद्ध प्रयोग करेगा? भारत के विरुद्ध। तो आपको टाइमिंग देखिए किस प्रकार की टाइमिंग है।
और किस प्रकार का यह है कि युद्ध चल रहा है। आप अब कह रहे हैं भारत को सिर्फ वह यूज कर रहा है, भारत को सिर्फ दोस्ती का छलावा दे रहा है, सिर्फ कंट्रोल कर रहा है चाइना को, इसलिए और कोई रियल दोस्त नहीं है। आपका रियल में दोस्त विषम परिस्थिति में पता चलता है। यही अमेरिका था ना 1971 के जंग में, अपना पूरा का पूरा जो है अपना परमाणु जो है क्षमता से लैस होकर उसका जो है जलपोत यहां पर आ गया था, घेर लिया था। लेकिन उससे पहले रसिया आकर जो हमारा जो है इसमें बचाया था जान, नहीं तो मेरे ऊपर परमाणु अटैक कर देता है 1971 में, ऐसा धमकी दिया था। तो आप समझ जाइए इनकी बास्टर्ड पॉलिसी क्या है। सचेत रहना है ऐसे लोगों से। ये सारी की सारी चीज मैंने आपको बता दिया। ये मरकज तोयबा मुद्रिके, लश्कर तोयबा दूसरे नंबर पर देखिएगा, ये दूसरा नंबर है मुद्रिके, यहीं पर है मरकज तोयबा मुद्रिके। ये लश्कर तोयबा का ये ट्रेनिंग सेंटर है। तेहरा कला यह सबसे कम दूरी पर है, 8 किलोमीटर सरजल में है तेहरा कला। जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ममूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का यह हेडक्वार्टर है। मरकज अहले हदीस बरनाला 5 नंबर पर देखिएगा, ये सब आप मिलाते जाइएगा। लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है। मरकज अब्बास कुटली या जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मरकज राहिल शाहिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है। और सैयद बिवाला कैंप या 9 नंबर पर ऊपर जाइएगा, ये मुजफ्फराबाद जैसे मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर है। तो समझ जाइएगा। एक चीज और ध्यान देखिएगा, ये पीला वाला लाइन जो होगा देखिएगा, ये मैप पर देखिएगा, मैं यहां पर ध्यान से कटिंग कर रहा हूं। ये रेड वाला जो चीज है दूसरे कलर से मैं कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये जो पीला वाला पोर्शन है, पीला वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा मुजफ्फराबाद पड़ता है, मुजफ्फराबाद पड़ता है। आगे बताऊंगा कि मुजफ्फराबाद पीओके में 10 जिले हैं, उसमें से एक जिला जो है मुजफ्फराबाद है। और यह मुजफ्फराबाद में ही मुजफ्फराबाद और कोटली 2 जिला, 10 जिला में से 2 जिला मुजफ्फराबाद और कोटली में 5 कैंप सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। कौन है तो ये देखिएगा, 5 नंबर पर कौन है, मरकज हदीस बरनाला। 6ठे नंबर पर आप देखिएगा मरकज अब्बास कोटली। 7वें नंबर पर देखिएगा मस्कर राहिल शाहिद कोटली। और 8वें नंबर पर देखिएगा सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। और 9वें नंबर देखिएगा मुजफ्फराबाद, यही है सैयदाना कैंप मुजफ्फराबाद, सैयद मौत। इसमें 2 जिला आता है, कोटली और मुजफ्फराबाद। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पीओके। और देखिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा कभी मेरा पाठ हुआ करता था, उसमें यह कह रहा है कि हमको कश्मीर चाहिए। कश्मीर इसलिए चाहिए कि 5 आतंकवादी कैंप इसमें चला रहे हैं, जबकि हमारे इस जो हमारे भारत वाले कश्मीर है उसमें प्रगति हो रहा था, जो तुमसे देखा नहीं गया, क्योंकि तुम्हें तो उसमें आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चलाना है ना। तो समझ जाइए आपके साथ का भविष्य में छलावा होने वाला है। और पाकिस्तान जो ये किस प्रकार का आपको धर्म के नाम पर अफीम चटाकर किस प्रकार से यूज करेगा, ये देख लीजिए। यही है इनका उपलब्धि। 5 कैंप पीओके में है सिर्फ। उसके अलावा ये सारा का सारा देखिएगा पाकिस्तान के मैप में जो ये 4 जो साइट्स है, तेरह कला, सियालकोट, मुद्रिके, बहावलपुर, ये सब के सब, ये जो लास्ट का ये बहावलपुर, मरकज तैयबा, मुद्रिके, सरजाह, तेलकला और सियालकोट, ये चारों का चारों जो है ना, सिर्फ पंजाब प्रांत के, सिर्फ पंजाब प्रांत उसका प्रांत है, जैसे हमारे यहां पर बिहार प्रांत है, उसी तरह से पंजाब प्रांत में ये सारे के सारे आतंकवादी कैंप पड़ते हैं। तो पूरा का पूरा पिक्चर समझ गया। और देखिए ये सब भारत से सटा हुआ रेंज में, एक बहावलपुर ही जो है जो 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि यह क्यों रखा हुआ है अंदर में,
क्योंकि किसी भी समय यह बहुत ऐसा जो देख रहे हैं यह प्लेन नहीं है, इस पर मॉनिटरिंग करना बहुत आसान है। बहुत लोग यह आरोप लगा देते हैं कि इतना आतंकवादी माने उस पर घुस गया और तुम देख नहीं पाए। तो यह बहुत घना जंगल है और ट्रेन इलाका है, यानी कि पहाड़ी इलाका है। इसमें कहां से कौन कंदरा से निकल के और भारत में प्रवेश कर जाएगा, इसको मॉनिटरिंग करना ऐसे बहुत दिक्कत रहता है। इसलिए डीआरडीओ ने अभी ही घोषणा किया है कि इस पूरे को हम क्या कर देंगे, मॉनिटरिंग लाइक कर देंगे। इसलिए इसके लिए 100 सैटेलाइट छोड़ा जाएगा। 100 सैटेलाइट उस पर मॉनिटरिंग करेगा। डीआरडीओ के द्वारा बताया गया है कि हम इस पर 100 सैटेलाइट और इसरो ने दोनों ने कंबाइंड रूप से यह कहा है कि हम इस पर 100 से ऊपर सैटेलाइट छोड़ देंगे और एक एक चीज का मॉनिटरिंग करवाएंगे। खैर, ये इतने बड़े हमला का अंजाम इन्होंने दिया था इन सभी किनों के कारण। तो आपको यह पता चल गया होगा कि किस प्रकार से ये सारे के सारे चीजें। अब आपको लगता होगा कि सर ये बताइए कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितनी दूरी पर है और किस प्रकार से है। तो एक मैं लिस्ट आपको बता देता हूं। उस लिस्ट के अनुसार जनरली जो है आपका मरकज राहिल शाहिद कोटली कैंप या 15 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा से है। बरनाला कैंप 10 किलोमीटर है। सबसे कम सूरजमल कैंप है 8 किलोमीटर और मस्कर अब्बास कोटली या 35 किलोमीटर है। सवाई कैंप 30 किलोमीटर है अंतरराष्ट्रीय सीमा से। सैयदना बिलाला कैंप मुजफ्फराबाद है, ये भी 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में है। मुद्रिके 30 किलोमीटर में है। महुआना कैंप 15 किलोमीटर है और बहावलपुर ही सबसे ज्यादा दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको पता चल गया होगा। चलिए अब आते हैं, एक एक चीज को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से हमें पीओके जो है बहुत सेंसिटिव भाग है और यह मुजफ्फराबाद किस प्रकार से आतंकवादी कैंप को प्रश्रय दे रहा है। यह पीओके यही है, पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यही है लाइन ऑफ कंट्रोल। यह है लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो हरा वाला देख रहे हैं, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, यह वाला देखिए ध्यान से सुनिए, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहां से ले यहां, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। इस मैप को देखिएगा तो बहुत तुरंत स्पष्ट पता चल जाएगा। बिना मैप के आप देखिएगा, इसी यही है मुजफ्फराबाद जिला। जो ये पतला वाला संकीर्ण जो चीज दिखाई दे रहा है, यह पर मुजफ्फराबाद जिला है और इसी बगल में कोटली है। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन में पूरा आतंकवादी का जो पीछे हम दिखाए थे, देखोगे इसी के आसपास जो 5 साइट है, इसी मुजफ्फराबाद और कोटली, मुजफ्फराबाद यहां से शुरू होता है, कोटली आगे है, तो मुजफ्फराबाद और कोटली जिला में यह 5 साइट्स है। इसके अलावा जो है यह जो है आपका कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र में बहावलपुर ये सब पड़ जाता है, वह उस क्षेत्र में पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों को, साइट्स को मैंने पीछे बताया। लेकिन ये देखिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये यहां तक था इस प्रकार से, ये वाला पोर्शन। ये दूसरे कलर से बताता हूं, देखिएगा कि पाकिस्तान ने किस प्रकार का जो है आपके साथ, कुछ लोग को पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, उनको बता देता हूं। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, यह है टेरिटरी क्रिएटेड बाय द पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, 1963 ईस्वी में, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। इसको कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन वाला पोर्शन। यह पीओके का ही पार्ट था। इतना बड़ा पार्ट जो है वह चाइना को गिफ्ट कर दिया है कि लो चाइना भी खुश रहे। तो ये वाला पोर्शन जो है, यहां से यहां वाला पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये वाले पोर्शन जो है, ये आपको चीन को दे दिया है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ही था जो उसको दे दिया। सॉरी, अक्साई चीन यहां पर है, सॉरी, अक्साई चीन ये नहीं है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, यह पूरा का पूरा जो है यहां पर दे दिया है। और ये वाला भी पोर्शन है यहां पर जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन भी आपको जो है चाइना को ये पूरा, ये एक साइड चीन कहलाता है, यह पूरा का पूरा चाइना को दे दिया है कि नहीं।
और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, टेरिटरी क्रिएटेड बाय पाकिस्तान, ये टेरिटरी पाकिस्तान ने 1930 में क्रिएट कर दिया और चाइना को ये भी पोर्शन दे दिया गया है। तो ये पोर्शन भी दे दिया और इधर वाला भी पोर्शन दे दिया है, दोनों पोर्शन है। हालांकि दोनों को अक्साई चीन के नाम से ही जाना जाता है लगभग लगभग। इस पोर्शन को यहां तक तो, अब यहां तक जो है तो यह पाकिस्तान का ही चीज, लेकिन यहां क्रिएटेड किया गया 1963 में। और ये वाला पोर्शन, यही वाला पोर्शन था कौन, यही वाला पोर्शन जो है दोनों के बीच में जोड़ता है। यानी कि अगर ये पोर्शन पर अगर चाइना ने या इस पाकिस्तान ने अगर कब्जा कर लिया तो पूरा चाइना से लेकर और पाकिस्तान तक यह पूरा का पूरा जो है वह मिल जाएगा और इससे रोड गुजार सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है और भारत के लिए या पूरा का पूरा भारत को आसानी से पूरा का पूरा घेर सकता है। लेकिन ये पॉइंट जो है बहुत स्ट्रेटेजिकल है, ये इसी को कहते हैं सियाचिन। यही है सियाचिन वाला पोर्शन, सियाचिन का पोर्शन यही है सियाचिन। और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पोर्शन पर भारत जो है, सियाचिन वाले पोर्शन पर ये इतना स्ट्रेटेजिकल महत्वपूर्ण है कि अगर इस पर अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों का अगर संपर्क हो गया तो यह भारत पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। इस सीमा को के लिए बहुत टेरिटरी के लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। इसलिए इस सियाचिन के पोर्शन को भारत किसी भी रूप में प्राप्त करना चाहता है। इस सियाचिन के लिए एक बार जो है घुसपैठ कर लिया था पाकिस्तान ने, लेकिन उसमें हमने एक जो है एक जो है सैनिक अभियान करके उसको छुड़वाया था, है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है और ये भी बताया है कि किस प्रकार से जो है पाकिस्तान जो है आपके इस मंसूबों में कामिल होने का प्रयास कर रहा है। यानी कि एक चीज और पीटी के हिसाब से और जान लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन जो हम बताए थे यही है सियाचिन। एक बार सियाचिन पर जो है पाकिस्तानी घुसपैठिए किसी प्रकार से इस पर कब्जा कर लिए थे, इसी के लिए ऑपरेशन मेघदूत चला था। सियाचिन को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है यह ऑपरेशन मेघदूत, है कि नहीं। सियाचिन को प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत को चलाया गया था। 1984 की घटना है। उसी समय देखिएगा 1984 में इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। भारतीय वायुसेना ने इसे ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। तो ये भी चीज याद रखेगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। चूंकि यह काफी चर्चा चली है तो इस चीज की मैंने आपको बता दिया है सारा का सारा। मैप से आप बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने सारी चीज को बता दिया है बढ़िया से। अब देखिए, ये पाक अधिकृत कश्मीर जो मैं बता रहा था उसका इतिहास जान लीजिए, पीओके क्या है। तो चूंकि यह पूरी समग्र वीडियो बना रहा हूं, पाक अधिकृत कश्मीर क्या है तो पीओके का इतिहास क्या है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपेशन कश्मीर, इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके कहता है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत, इसका मतलब है कि पाक कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। पीओके भारत का हिस्सा है क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह और स्वर्गीय पीएम जवाहरलाल नेहरू के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था। ये याद रखिएगा कौन सा एक्सेशन था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था। इस समझौता के कारण जो है कश्मीर का विलय हुआ था भारत में। तो ये चलिएगा आगे। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सारी मैप से सारी चीजों को मैंने लगभग सारी चीजें का मैंने, हाँ अब लास्ट में हम कुछ बातें कह के जाऊंगा कि अभी भारत के ऊपर जो है, भारत का जो अभी सिंदूर है प्रोग्राम गोइंग ऑन है। और यह है रक्षा मंत्री ने इस बात को कह भी दिया है कि इस गोइंग ऑन है, यानी कि यह अभी समाप्त हुआ नहीं है।
पाकिस्तान ने रात को ही कई मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल दिल्ली के ऊपर, ऐसा मैं इस बात का पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन कई बार पीटीआई में भी अब आ गया है, तो और कई विश्वसनीय जो चैनल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उनसे यह पुष्टि मिल गई है कि रात में दिल्ली के ऊपर भी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े गए। बैलिस्टिक मिसाइल कोई क्रूज मिसाइल नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल एक मच एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्टिव मिसाइल होते हैं जो काफी बड़े क्षेत्र को हताहत कर सकते हैं, और इसको जो है S-400 के द्वारा मार दिया गया है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं टेक्निकल रूप से, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा कि S-400 से ही, या मीडिया में बहुत सारी बात फैलाई जा रही है कि S-400 ही सारी मिसाइल को डिफ्यूज किया गया है, यानी कि इंटरसेप्ट किया गया है। तो तकनीकी रूप से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उसमें 40 किलोमीटर से लेकर और 400 किलोमीटर तक के अलग अलग रेंज के मिसाइल है। एक 40 किलोमीटर के रेंज के मिसाइल का कीमत 6 करोड़, माने एक जो उसका मिसाइल लगता है, जैसे बंदूक में गोली लगता है उसी प्रकार से एक मिसाइल होता है, उस मिसाइल का एक कीमत 6 करोड़ है। अगर वह हर ड्रोन को मारने के लिए 6 करोड़ रुपया अगर उसमें करे तो वह पाकिस्तान चाहेगा कि इस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति हम कमजोर कर दें और वह इसी तरह से उलझाएगा। लेकिन नहीं, हमने S-400 बहुत ही सीमित मात्रा में प्रयोग किया गया है, सीमित रूप से प्रयोग किए हैं। वह प्रयोग किया गया है किस रूप में, तो वह प्रोसीज किया गया है या तो फाइटर जेट को मारने में या बड़े बड़े मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इसका यूज होता है, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल इस सब को करने में। छोटे छोटे ड्रोन को मार करने के लिए, छोटे छोटे ड्रोन को हमको खत्म करने के लिए हेरॉन ड्रोन ही काफी है। हेरॉन ड्रोन अभी नाम सुने होंगे, हेरॉन ड्रोन, हेरॉन ड्रोन, हेरॉन ड्रोन यह एक प्रकार का घातक ड्रोन है। इसको कहा जाता है सुसाइडल ड्रोन। इसे सुसाइडल ड्रोन इसलिए कहा जाता है कि एक बार जाता है तो लौट के नहीं आता है। अगर टारगेट नहीं मिला तो खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन टारगेट मार करके ही अपना दम वहीं पर छोड़ देता है हेरॉन ड्रोन। और हेरॉन ड्रोन, इसी हेरॉन ड्रोन को जब खुद अगर टारगेट नहीं मिलता है तो ब्लास्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान वालों ने दावा किया है कि मैंने हेरॉन ड्रोन मार कर गिराया। खैर, उनके लिए संतुष्टि का विषय हो सकता है, कुछ तो कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम इतना तो बेवकूफ कुछ अपनी जनता को तो बना ही सकते हैं। क्योंकि हेरॉन ड्रोन का एक खूबसूरती यह होता है, इजराइल द्वारा ऐसा विकसित ड्रोन है जिस ड्रोन के माध्यम से इसमें विस्फोटक पदार्थ रहते हैं और टारगेट एक बार सेट कर दिया गया तो उसको पूरी की पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। इस हेरॉन ड्रोन का तो चर्चा इतनी ज्यादा होने लगी है कि इस हेरॉन ड्रोन ने PHQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था चाइना के द्वारा, कहा जाता है कि चाइना का सामान जो है चली तो माने रात भर भी नहीं चली, अगर चल गई तो चांद तक। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना के माल पर कोई भरोसा किया नहीं जाता है। सेम चीज यही है कि हेरॉन ड्रोन ने उसके PHQ डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। अब मान ले कि वो अगर किसी प्रकार का मिसाइल चलेंगे तो मेरे पास में मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। अभी तुरंत उस लेक्चर पर आऊंगा, यह डिफेंस की वीडियो लंबी होगी, लेकिन किसी प्रकार के फलाना ढिलकाना और ब्रेकिंग रेंज देखने की जरूरत नहीं है। आपके सारे कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। बताऊंगा इसी हेरॉन ड्रोन ने क्या काम किया है कि PHQ-9 जो चाइना के द्वारा दिया गया एक डिफेंस सिस्टम था, उस पूरे डिफेंस सिस्टम को ही तोड़ दिया, माने विशेष उसमें सेंधमारी कर ली और उसी पर जाकर ब्लास्ट कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा खत्म। यानी कहने का मतलब है, इसीलिए इस हेरॉन ड्रोन की काफी चर्चा हो रही है, इजराइल के द्वारा दिया गया ड्रोन है। अब जो है चर्चा ये बात की हो रही है कि जब हम ड्रोन का बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं होता है। मैं बताता हूं एक एक चीज को, तथ्य को आपके सामने रखता हूं कि हेरॉन ड्रोन, कोई किसी भी ड्रोन का बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होता है। इसको हम बहुत आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं या रडार पर आसानी से देखा जाता है, कोई मैक का स्पीड नहीं होता है। लेकिन इस हेरॉन ड्रोन को भी उसके डिफेंस सिस्टम ने नहीं पकड़ पाया। आप समझ आइए कि चाइना का माल पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो ये है स्थिति हेरॉन ड्रोन का। और इतना ही नहीं, जो अपने विमानों की इतनी चर्चा हाइप क्रिएट की जाती है, मैं बताता हूं कि हाइप क्यों क्रिएट की जाती है। कुछ लोग जो दलाल, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता हूं,
कुछ कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो चाटुकारिता करते हैं, तो आपको बता देता हूं कि उसको पेड न्यूज कहते हैं, और हवाला के जरिए भारत में पैसे भेजे जाते हैं ऐसे पत्रकार को, हवाला के जरिए, जिसका जांच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे पैसा आ रहा है, कैसे फंडिंग हो रहा है, तो वो उनका पैसे आता है, उनका पेट इसी से पला जाता है। इसलिए वो हाइप क्रिएट करेंगे, अरे चाइना के पास ऐसे है वैसे है। सारी की इस छोटी सी लड़ाई ने सारे लोगों का मार्केटिंग खराब करके रख दिया है। मार्केटिंग या कि अब जो है कोई विमान, कोई भी चाइना का सामान लेना नहीं चाहेगा, वो मार्केटिंग करना चाहता था। एक तो पीएच कोई उसका मार्केटिंग जो रक्षा के द्वारा करना चाहेगा, उसकी विमान को कोई नहीं लेना चाहेगा। अगर कोई लेना चाहेगा तो सारा का सारा करेगा इसको करार रद्द कर दो। इसमें जबरदस्त मार्केटिंग हुई है आकाश की, डिफेंस सिस्टम की। आपको बता दूं, जितने भी ड्रोन और सारे सिस्टम मारे गए हैं उसमें सारे हमारा स्वदेशी आकाश सिस्टमों ने तोड़ा है। इसलिए जो न्यूज पर बताया जा रहा है कि S-400, तो मैं बताया हूं ना कि एक सिस्टम का 6 करोड़ रुपया दाम है। हाँ, भले बड़े विमान को जो ऐसे बताया जा रहा है कि F-16 को मार गिराया गया है या उनके J-17 को मार गिराया गया है, उसको जरूर S-400 ने उसे ट्रैक करके वहीं पर शूट डाउन कर दिया होगा। लेकिन जितना भी और भी सिस्टम है उसको लिए तो आकाश सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ही काफी है। अब बताएंगे कि भारत को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि वह मिसाइल के किसी भी प्रकार अटैक से नहीं डर रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा यहां पर रिहायशी इलाका है जिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा सकते हैं। शाहीन है, गौरी है, किसी भी प्रकार है। हमें इस बात का कोई गम है क्या कि कोई पाकिस्तान का मिसाइल आ जाएगा? जी नहीं, वह पहुंच ही नहीं सकता। वो इस चीज की हम इसकी समीक्षा हम कर रहे हैं कि क्यों नहीं पहुंचेगा। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एक जो है हमारे पास है मल्टी लेयर मिसाइल सिस्टम है। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम इस प्रकार से है कि एक है हमारे पास है पैड, PAD पैड, और एक है ADA, ऐड नहीं ADA है, PAD है और ADA है। पैड है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज मैं बताता हूं कि क्यों मल्टी लेयर सिस्टम है, और भविष्य में मुझे ना S-400 की आवश्यकता पड़ेगी न S-500 की। इसको नाम दिया गया है पैड, पृथ्वी एयर डिफेंस। यह 80 किलोमीटर हाइट, 80 किलोमीटर हाइट पर अगर कोई मिसाइल प्रोजेक्टाइल होकर आ रहा है तो इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और दूसरा मिसाइल है आप ये इसका रेंज 300 से 2000 किलोमीटर का बताया जाता है, और इसको विकसित कर रहा है DRDO कि हम इसको 5000 तक ले जाएंगे, यानी कि जहां से ओरिजिन होगा वहीं पर हम इसको खत्म कर सकते हैं, यानी कि पैड। और दूसरा है 80 किलोमीटर ऊंचाई तक खत्म कर सकता है। और एक होता है ADA का मतलब होता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। या 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक वह ऊपर इंटरसेप्ट कर सकता है। और रेंज जो होता है वह लगभग आपका इसमें मोटा मोटी कई जगह पर इन लोग बताते हैं कि 150 से कभी कहीं 200 बताता है, कभी 300। तो हम इसको मान लेते हैं कि 150 से 300 किलोमीटर है। यह तो होगा पृथ्वी एयर डिफेंस इंडिया का स्वयं का विकसित किया हुआ, जो S-500 का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब S-500 आ रहा है, या कहा जा रहा है कि क्रूज मिसाइल को भी रोकने की क्षमता होगी और हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता होगी। अब ये सब टेक्नोलॉजी, आप हाइपर मिसाइल, ये सब मिसाइल कितने प्रकार का मिसाइल सर बोल दिए, तो मिसाइल पर पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पर ही एक दिन हम वीडियो लेकर आएंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल S-500 भी रोक सकता है। तो ये तो हो गया पृथ्वी एयर डिफेंस, आकाश एयर डिफेंस। उसके बाद में हमारा एयर डिफेंस जो है आकाश एयर डिफेंस है। उसके बाद हमने इजराइल के साथ विकसित किया है बराक 800, ये भी डिफेंस सिस्टम है। इतनी मल्टी लेयर सिस्टम हमने बना दिया है कि कोई मिसाइल भारत की धरती को छू ही नहीं सकता है। इतनी मल्टी लेयर सिस्टम होने के बावजूद किसी देश का कितना कॉन्फिडेंस होगा। और बहुत लोग जो मीडिया पर बैठकर और दलाली करते हैं, और दूसरी नंबर बात यह है कि किसी चीज को डराते हैं,
और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनकी एक फैक्ट के साथ में मैं चित्रा उड़ा के रख दिया हूं। यह है डीआरडीओ की पावर, इसरो की पावर। और रही तो मेरा अपना खुद का भी गगनयान है, यानी कि हमारा कोई उद्देश्य डिस्ट्रक्टिव नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, लेकिन डिफेंसिव है। लेकिन जब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। दैट्स इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों का विराम करना चाहता हूं। बोलने के लिए तो मेरे पास अभी बहुत 1-2 घंटा भी बोल सकता हूं, लेकिन खैर शब्द काफी है। मैं अपने भावनाओं को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। आपके साथ फिर मिलूंगा और तेजी से बहुत सारे लोगों तक इन वीडियो को फैलाइए। और जो ये बहुत सारा ब्रेकिंग न्यूज और क्रैकिंग न्यूज आ रहा है, उस न्यूज से बचे रहिए। भारत सरकार की वेबसाइट को देखिए, पीआईबी को निहारिए और ऑथेंटिक स्रोत को देखिए। सोशल मीडिया के चक्रों में मत पड़िए, या मिस एडवेंचर आपको हार्म पहुंचा सकता है, हार्ट अटैक भी पहुंचा सकता है। दैट्स इट। धन्यवाद।